आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी तकरीरें सुनने के लिए दुनिया भर में लोग इकट्ठा होते हैं। एक ऐसा शख्स जो 28 साल से राजनीति में है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपनी बात बेबाकी से कहते हैं और अपनों के लिए लड़ते हैं। प्लीज वेलकम असदुद्दीन ओवैसी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारी आज की जज, हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इजाजत चाहेंगे आज की जज कुमकुम चड्ढा की। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पॉलिटिकल करियर पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए, हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शक्कर के लिए तारीफ करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में पहली बार आंध्र प्रदेश असेंबली के एमएलए का चुनाव जीते। 2 बार एमएलए बनने के बाद असदुद्दीन ओवैसी 4 बार हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न की उपाधि से नवाजा जा चुका है। सियासत के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले कई प्रोफेशनल कॉलेजेस को चलाते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए भी गरीब लोगों की मदद करते हैं। द रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी का नाम बार-बार शुमार होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM को नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव जीतकर अपने विरोधियों को चौंकाया है। पेशे से वकील, लंदन के लिंकन्स इन बार एट लॉ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। ओवैसी साहब, ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे? जिंदगी में मुकद्दर के फैसले आप और हम नहीं करते, वो तय करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुजुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मान यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मान यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मान यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 ही 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर खत्म हो गया। बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया आपने। नहीं, मेरा फायदा हो गया भाई। आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बैट्समैन थे, बॉलर थे। बट ये है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता उस वक्त। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन्स इन से बार लॉ किया। मैं US जाकर LM करना चाहता था, मगर हमारे वालिद ने कहा कि बैरिस्ट्री करो, और फिर मैंने किया। उनकी दुआ थी, कामयाब हो गया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड सिटी स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे साथ की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। आज नहीं है। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, आजकल पजामा? नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहनता हूँ। लेकिन सियासत में आ कैसे गया? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही MLA जीता हमारे पार्टी से, सिंगल MLA था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में MLA बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मतलब माँ, आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया, तो इसी में चले हैं, तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने जख्म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बात ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ। बहुत ज़्यादा। हाँ जी।
एक तो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर यूएई हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मजहब में बिलीव करना शुरू कर दिया? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नॉन फैक्ट है। वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत और डेमोक्रेसी बची हुई है तो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा है, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको बुला लीजिए दोबारा। तो मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है, तो कभी हकीकत से ताल्लुक रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक। अरे भाई, तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको जरूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीका ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे, हम लोग 4 साल मेहनत किए, और 5 एमएलए सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाद में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं भाई, मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको? आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को, बेईमानों को आपने खरीद लिया, और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया? कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है? अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील, मजा आ रहा है आपको अभी? तो तेजस्वी क्या गलती है? चाचा ने पट्टी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मरतबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या? इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए, कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैरख्वाह हैं। मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे। आप फिक्र मत करिए, मैं जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा, मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला की उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है? ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहां पर जो सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत खराब है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं? बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमजान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर। अरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो होगा, तुम्हारा क्या बिस्मिल्लाह हो रहा है? उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको कुछ फायदा तो पहुंचाइए। अब फायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहां गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख, बिल्कुल, आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं? आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं? अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर, जबकि शाहजहां शेख के दोनों साथी हिंदू हैं। तो ये चीजें हैं। आप मालदा, मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूं,
वहां बीजेपी बुरा को हाल तो है। मौका इसलिए भी मिल रहा है, आजकल सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अशोक चौहान भी बीजेपी में चले गए। नहीं, यूपी में जितने समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट एमएलएस थे, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दे दिया। जयंत चौधरी साहब की पार्टी के जो 9 एमएलए में 2 मुसलमान हैं, वो भी बीजेपी को वोट दे दिए। अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे नांदेड़, जब कभी भी नांदेड़ जाता था मैं, बोले ये बी टीम आ गई, बच के रहो इससे, अब वहीं जाकर बैठ गए जहां हमको बोलते थे कि हम मिले हुए हैं। बहुत से अच्छा है, बेनकाब हो रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग सेकुलरिज्म का नाम। हिमाचल प्रदेश में तो सरकार ही पलट जाएगी। बिल्कुल सरकार चले गई, सरकार बिल्कुल चलेगी। अब अच्छा ये हुआ कि मैं 10-15 दिन पहले हिमाचल नहीं गया, अगर वहां जाते तो मुझ पर इल्जाम लगाए थे कि वहां पर जाकर इसने किया। इनके ही एमएलए चले जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और गैर जरूरी के अभिषेक मनु सिंघवी साहब को उन्होंने हरा दिया। बेहतरीन लॉयर, आपने उनको हरा दिया वहां पर। यही इनकी गलती है। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप में करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। आप नरेंद्र मोदी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करेंगे तभी तो आपको कुछ कामयाबी मिलेगी। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, तो लीजिए, भुगतिए। जाटों का लीडर रहेगा, ठाकुरों का रहेगा, ब्राह्मणों का रहेगा, यादवों का रहेगा, कुर्मियों का होगा, कुशवाहा का होगा, मराठाओं का होगा, दलितों में 2 बरादरियों का होगा, ओबीसी का नेता होगा। भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मगर मुसलमानों का कोई नहीं होगा। भाई 17 करोड़ आबादी है और आपकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो भाई 28 साल हो गए आपको कोशिश करते करते, आप क्यों नहीं खड़ी कर सके लीडरशिप? सर मैं आपको कह रहा हूं 28 साल जो मरज 45 साल से कैंसर की तरह फैल गया हो, वो 28 साल में खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो मुसलमानों ने की पोस्ट इंडिपेंडेंट, लखनऊ के उस मैदान में खड़े होकर कहना कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से हट जाएंगे और हम इस पार्टी पर भरोसा करेंगे। जिस पार्टी पर आपने भरोसा किया, उसी पार्टी ने जीबी पंत के जमाने में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखा दी, उसी पार्टी ने मलियाना, हाशिमपुरा, दिल्ली का फसाद हुआ। बताइए फिर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज हैं? लेकिन एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं ठीक है, मुझ पर भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। तो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे भाई। आप किसी मुसलमान को पूछिए, हाँ ये सब बातें सही है, बनो लीडर। बोले नहीं नहीं, हमारे पास वो नेता है, हमारे पास वो पार्टी है, हमारे पास। भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो आपसे कहते हैं ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नहीं वो ऐसा है ना, रजत जी अपने कॉलेज के जमाने का जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक दास्तान है। तो मेरा मामला ऐसा नहीं है। मैंने कह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं चाहोगे, ठीक, कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाह लो। भाई आप किसी को तो चाह लो, किसी को तो अपना लो। तुम कब तक सिर्फ बेवफाई की दास्तान बयान करते फिरोगे? भाई किसी को तो अपना लो। जब सिखों ने अपनी लीडरशिप बना ली, तो हर बरादरी की एक लीडरशिप है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जहां पर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आएगी, ओह जिना की याद ताजा हो जाती है। अरे भाई जिना को हमने ठुकराया, हम रिजेक्ट किए जिना को, इसलिए तो आज यहां पर हैं हम और रहेंगे सुबह क़यामत तक। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी तो इसी तरह हम लोगों को घसीटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और इंसाफ नहीं होगा। इसको लेकर मेरे पास कुछ इल्जामात हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जामात और सवाल आपका एक होता। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह, फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये दोहरी चाल चलते हैं। यह बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो इस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये। ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गया वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे में बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। हैदराबाद के अवाम को सलाम, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद के अवाम ने इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज लड़ते हैं, किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार 3.5 लाख वोट लेता है, एक ही सीट जीती है गठबंधन। चलिए 3 ही हो गए। भाई मोदी कैसे जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंचे। आप देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहा हूं कि मेरा जख्म यहां है, मुझे यहां मार लगा, मुझे यहां मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिर रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद है। अरे भाई सर बहुत अच्छा है।
मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है, जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना है? देखिए, इसका असर यह है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है, उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। नहीं, पहले ही ऐलान हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आपको दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा। मैदान ऐसा ही बनाएगा, जाएंगे। नहीं बुलाना चाहे तो मैं क्या करूं? मगर एक बात सुनिए, यूपीए की सरकार में 2004 से 2012 में अच्छे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी साहब के साथ वोट दिए मनमोहन सिंह के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के लिए वोट दिया जब मैं दूध का दुल्हा था। अब देखिए अचानक अब कितना बदल गया माहौल। अब एक जमाने में आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला है, अब आप ऐसी लैला है जिसका कोई मजनू नहीं है। तो ऐसा है ना कि लैला मजनू की दास्तान सच्चाई पर है, और ये कम से कम 1400 साल पुरानी दास्तान है, मगर आज भी लोग लैला को याद करते हैं, कल भी लोग लैला को याद करेंगे। तो मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। जिक्र खैर तो होगा भाई, जिक्र खैर। अब आपकी अदालत किसके नाम से याद किया जाएगा? जज आपके नाम से याद किया जाएगा, चाहे कोई कॉपी कर ले, कुछ कर ले, मगर ओरिजिनल तो आप ही हैं। तो वैसे ही लैला ओरिजिनल है, याद होगा, कोई बात नहीं। यूपी से किसने मुझे फिगर्स भेजी हैं, कुछ सीट है बिजनौर की, सुल्तानपुर की, फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े थे, और वो इस वजह से हारे कि इन जगहों पर आपके कैंडिडेट थे। यूपी में 400 सीटें हैं, कांग्रेस लड़ी 400, जीती 2, मगर कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगेगा। बहन जी ने लड़े 400, जीते 1, कोई कुछ नहीं बोलेगा। असदुद्दीन ओवैसी लड़े बाबू सिंह कुशवाहा के साथ अलायंस में 100 सीटें लड़े, हम एक भी नहीं जीते, मगर जो 400 लड़के 2 और 1 जीतते हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे पार्लियामेंट का, 17 का असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। 4 चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी लोग कहते हैं कि भैया तुझ पे जान कुर्बान, और हम दरी बिछाएंगे मगर मंच पर नहीं आने देंगे। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था, ये बात आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं, और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पर ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती, बोले अरे वाह वैसी साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको, मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हज़रत, और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए, वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल में जाके मिला दोनों से। सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक हैदराबाद से आकर लड़ने का? मतलब भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत पर भरोसा है। मैं तो किया, अख्तर उल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। मैंने हर चीज आप मुझे दूल्हा बनाएंगे और खुद दूल्हा नहीं बनना चाहेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस बारे में। अब मुझे इल्जाम लगाएं, कैसा इल्जाम है भाई? आप 300 सीट, CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, यूसीसी हो रहा है, तो ओवैसी जिम्मेदार है भाई। आपकी जो सियासत है 60 साल की, वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था। अब मोदी जी ने उसको 0.001 कर दिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया तो हम जीत गए, असेंबली में अपनी सरकार बना ली, हरा दिया बीजेपी को। नहीं, बहुत अच्छा है, चलिए पार्लियामेंट में आप 26 जीत जाइए। पार्लियामेंट आ रहा है 26 के 28 में 26 जीत जाइए आप। चलिए बताइए हमको कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे एमपी का? बताइए हमको। आप जब क्रेडिट ले रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को, तो आप एमपी का टिकट दीजिए, उनको नहीं देंगे। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर रखिए, नहीं देंगे आप। तो वोट लेना आता है भाई। एक अनरिटन रूल हो चुका है भारत की राजनीति में कि जिसको मुसलमान के वोट चाहिए उससे कह दो मुसलमान दूर रहे, मगर वोट हमको दे और खामोश रहे। मोदी जी का क्या है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, मार्जिनलाइज कर दो इनको। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मोदी जी बोलेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, भाइयों बहनों सब होगा। तो इसीलिए तो आपको मोदी जी की बी टीम कहते हैं। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान को बात तो आप ही उठाते हैं सबसे आगे बढ़ के। नहीं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब समाजवादी बीजेपी का कैंडिडेट अप्रकाश हिंदू है राज्यसभा का, और पूरे अप्रकाश लोग उसको वोट देते हैं कि हमारा भाई आ गया। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अकाली दल लड़ती है, भगवत मान आप लड़ते हैं, सिख को वोट देता है, दूसरा भी वोट मिलता है उनको, मराठा को वोट देता है, और पार्टी उसको टिकट देकर देती है ना कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनको दो। आप वही तो देते हैं। अब जयंत चौधरी को ले क्यों आए हैं? क्योंकि वो जाट हैं।
भाई वेस्टर्न यूपी में उनको स्वीप करना है बीजेपी को, जयंत चौधरी को ला लिया आपने। आपने रितेश पांडे को क्यों लिया? क्यों? क्या प्रकाश के है वो? ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं। आपको क्यों नहीं कोई लेके आता कि इनके पास भी मुसलमान वोट हैं? नहीं, मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जितने 17-18 लोकसभा के चुनाव हुए वो सिर्फ वोट डालने वाले बने, वोट लेने वाले नहीं बने। वो जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे, भारत की राजनीति और मजबूत होगी। और सवाल ले सकते हैं? भारतीय राजनीति में दो बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? भाजपा या फिर दोनों है, दोनों एक सिक्के के दोनों रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। सर मैं उनका स्पोक्स पर्सन कभी नहीं बन सकता इंशाल्लाह। उनका वही जाने, वही बताएं। वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बड़े परिवार से आते हैं और उनके घर में एक नहीं कितने तीन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी बनना चाहते हैं, नहीं मालूम पर। तो कभी वो बन पाएंगे प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से? नहीं, मैं अपना कह सकता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक है। तो मेरी जिंदगी के मकसद अलग है, मेरी जिंदगी के ख्वाब अलग है, जद्दोजहद अलग है। अब जिनको बनना है, आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए ना मोदी जी से। आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला ही नहीं कर रहे। आप अपना गोत्रा दिखाते हैं। आप उसी पिच पे कैसा खेलेंगे? आप जो पिच पर मोदी जी आपको खिलाना चाह रहे हैं, उसी पिच पर खेल रहे हैं। इतने चुनाव आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये तो वही उनके जिम्मेदार काबिल लोग हैं, वो हम। इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह, फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल है।